नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अपने हम इस वीडियो में, जैसा कि ये हमारा बिहार एपीओ का सेकंड पार्ट है, विधि के प्रश्न पर पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है कुछ समय पहले। ये सेकंड पार्ट है जिसमें कि 50 से 100 नंबर तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने अपने पहले पार्ट के वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन और आईपीसी के जो 50 क्वेश्चन थे दोनों के, उस पर हमने वीडियो अपलोड किया है, आपको प्रोवाइड कराया है, और इस पे सीआरपीसी और एविडेंस के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आंसर क्या हैं। जैसा कि 50 नंबर तक के क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले वीडियो में प्रोवाइड करा चुके हैं। 51 नंबर से यहाँ पे शुरू करते हैं हम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का शब्दकोश किसने तैयार किया? यहाँ पे शब्दकोश का तात्पर्य ड्राफ्ट से है कि साक्ष्य का ड्राफ्ट किसने तैयार किया, तो सर जेम्स स्टीफन महोदय ने एविडेंस का ड्राफ्ट तैयार किया था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य है? यह कि अमुक स्थान पर अमुक पदार्थ अमुक तरीके से व्यवस्थित है। यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा। यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कही। ये तीनों एक तथ्य है, अर्थात ऑप्शन डी इसमें सही है। ये तीनों तथ्य एक तथ्य के अंतर्गत आते हैं, तीनों सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 33, ए द्वारा बी की हत्या के विचारण में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुसंगत है? सुसंगत नहीं है, नहीं करके पूछा है। ए बी की हत्या के तुरंत बाद भाग गया, सुसंगत है। ए और बी हत्या से पहले इकट्ठे देखे गए थे, ये भी सुसंगत है। ए ने बी को 50,000 रुपये उधार दिए थे, ये भी सुसंगत है। बी की हत्या चेन्नई में हुई जबकि ए उस दिन मुंबई में था, ये जो है सुसंगत नहीं है। धारा 11 प्ली ऑफ एलिबाई का सहारा लिया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है 53 का। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के भाग और अध्याय। जैसा कि साक्ष्य में 3 भाग और 11 अध्याय हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक दस्तावेज नहीं है? पहले तो फ्रेंड्स आप ये जानिए कि लोक दस्तावेज का तात्पर्य क्या है। लोक दस्तावेज का तात्पर्य ये होता है कि आपको एक सिंपल से लैंग्वेज में, कि लोक दस्तावेज उसे कहते हैं जो लोक प्राधिकारी के द्वारा तैयार किया जाता है और उनके संरक्षण में रखा जाता है, उसी को लोक दस्तावेज कहते हैं। अगर लोक प्राधिकारी के द्वारा नहीं बनाया गया तो लोक दस्तावेज नहीं माना जाएगा। ऑप्शन आइए देखते हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा वस्तुओं की कीमत निर्धारित करने का आदेश। जैसा कि हमने आपको बताया सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है, तो क्या है? लोक दस्तावेज है ये। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, तलाशी अधिपत्र जारी करने का आदेश, ये भी है। कलेक्टर द्वारा फसल कटाई की रिपोर्ट, यह भी है। मुकदमे की अर्जी और लिखित कथन, जैसा कि अर्जी मतलब वाद पत्र और रिटर्न स्टेटमेंट, यह क्या करता है? वादी प्रतिवादी तैयार करते हैं, यह लोक प्राधिकारी नहीं तैयार करता। यह क्या है? आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है ये, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने टेप रिकॉर्डेड वार्तालाप को रेजिस्ट्रे के तौर पर मान्य ठहराया? जैसा कि काठी कालू वर्सेस, ये जो है बॉम्बे राज का, ये आपका क्या कहते हैं इसको, आपका 20-3 से संबंधित है। इसमें जो टेप रिकॉर्डर की बात की गई है वह आर्यम मलकानी के मामले में कही गई, लेकिन आर्यम मलकानी का मामला इसमें है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57 पे बात करें कि एक एजेंट द्वारा किसी भी पक्ष को दिए गए बयान स्वीकृत माने जाएंगे सभी परिस्थितियों में यदि न्यायालय के अनुसार केस की परिस्थितियों को देखते हुए एक एजेंट को मूल पक्ष ने स्पष्ट रूप से विवक्षित किया है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। एविडेंस का सेक्शन 20 रेफरी का सिद्धांत जिसमें समाहित है। जब कोई भी एजेंट, मतलब जो उसका स्वामी है, कोई एजेंट विवक्षित रूप से नहीं बल्कि उसको अधिकृत करता है, मूल रूप से अधिकृत करता है, तब जाके वह बाध्य होगा उसके कथनों के द्वारा, उसके एडमिशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इकबालिया बयान से में या तो अपराध के संदर्भ में पूर्ण स्वीकृति होनी चाहिए
या कम से कम काफ़ी हद तक उन सभी तथ्यों की स्वीकृति होनी चाहिए जो अपराध का मूल है। यह आपका पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य से रिलेटेड है। यह कथन पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य में आया, जिसको कि एक क्वेश्चन आपको हम और बता दें। पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का मामला आंख के आंसुओं का मामला भी कहा जाता है, क्योंकि इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो डिसीजन दिया गया था वह आंख के आंसुओं को देखकर ही डिसीजन दिया गया था। इसलिए कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आंख के आंसुओं के आधार पर कौन सा जजमेंट दिया गया था या कौन सा केस डिसाइड किया गया था, तो पलविंदर कौर का। इसको आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। करीब 14 दिन पहले मैं के और मेरे गिरोह के आदमी सूरज ढलने के समय पुलीपद टैंक के किनारे यश और साथियों का इंतजार कर रहे थे। वहां हमने यश और यश को पीट कर मार डाला। बाकी के यफ, के और यन वहां से भाग गए। डी जो कि हमारे दल का था, उसके हाथों पर चोट लगी। उसके हाथ में एक भाला था जो उसने मुझे दिया। मैंने वह भाला और अपना डंडा गांव में वी के रिक में छुपा दिया। यदि आप आए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमने यह सब कह के उकसाने पर किया। उपयुक्त लेखांक में से भारतीय साक्ष्य की धारा 27 के तहत मान्य क्या होगा? इसमें से इस कथन में से क्या धारा 27 के अंतर्गत मान्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी, मैंने वह भाला और अपना डंडा गांव में वी के रिक में छिपा दिया। यदि आप आएँ या आप चलें तो मैं आपको दिखाऊं। यह सेंटेंस जो है धारा 27 के अंतर्गत सुसंगत है। इसको साबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें। मरणोपूर्व अंतिम बयान की स्वीकृति निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? पहले तो यह जो मृत्युकालिक कथन होता था, दो आधारों पर सुसंगत बनाया गया था। एक आवश्यकता और दूसरा जो आपका था और अवसर की पवित्रता के आधार पर मरणोपूर्व कथन को जो है सुसंगत बनाया गया था। लेकिन इसमें लैटिन टर्म दिया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, अभी इसका आंसर क्लियर नहीं हो पाया है। इसका हो सकता है आयोग कुछ इसका डिसाइड करेगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही, लेकिन हमारे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। डोमिनेंट लेजिस एलिक्विंडो नॉन क्विम मोरिटर, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसको अभी आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आयोग के द्वारा डिसाइड किया जाएगा इसका रियल आंसर क्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें। कथन है फौजदारी अदालत के निष्कर्ष दीवानी अदालत में अस्वीकार्य हैं। कारण है फौजदारी अदालत से बरी या दोषी होने का दीवानी अदालत में प्रमाणिक मूल्य है कि केवल इतना ही अदालती कार्यवाही हुई थी, इसके उपरांत बरी या दोषी पाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ए और दो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या इसकी नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 निम्नलिखित में से कौन सी स्वीकृति से संबंधित है? धारा 58 अभिवचन में स्वीकृति। उसके बाद बी, जिसके बारे में अभिवचन संबंधी यह सूचित किया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया है। सी, जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, चारों ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 है। मूल प्रति न होने पर छाया प्रति, अर्थात जब ओरिजिनल कॉपी नहीं है तब उसकी डुप्लीकेट फोटो कॉपी क्या होगी? साक्ष्य में स्वीकार होगी, एक्सेप्टेबल होगी। क्वेश्चन नंबर अगला की बात करते हैं। 64 है। निम्नलिखित में से कौन विवादित लेखन की तुलना स्वीकृत लेखन से कर सकता है? न्यायालय कर सकता है, लिखावट विशेषज्ञ कर सकता है, जो उस व्यक्ति विशेष की लिखावट से परिचित है वह भी कर सकता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है। ए लिखित रूप में बी को 1000 या 1500 में एक घोड़ा बेचने की सहमति देता है, तो इसका क्या है? इसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा कि निर्धारित मूल्य
निर्धारित खरीद मूल्य दर्शाने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 देखें। 66 में कहा गया है कि विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है जब तक यह दर्शित न किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे समय नहीं थी कि जब गर्भाधान किया जा सकता था। यह कथन क्या है? यह निश्चायक प्रूफ है, कंक्लूसिव प्रूफ है। जैसा कि आप जानते हैं एविडेंस में 41, 112, 113 ये तीनों धाराएं कंक्लूसिव प्रूफ के अंतर्गत आती हैं। ये तीनों धाराएं, तो ये जो आपका 112 से रिलेटेड है ये क्या है? कंक्लूसिव है, निर्णायक प्रूफ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें। न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि सह अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है जब तक कि तात्विक विशिष्टियों में उनकी संपुष्टि नहीं होती। यह अनुमान साक्ष्य की किस धारा में है? यह अनुमान 114B 114B सतर्कता का नियम प्रतिपादित करता है। इसको सह अपराधी अर्थात सेक्शन 133 के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें। ए जानबूझकर बी को भ्रमित कर विश्वास दिलाता है कि उक्त जमीन पर मालिकाना हक ए के पास है और उसके बाद बी को खरीदने के लिए राजी करता है तथा वह खरीद लेता है। तदुपरांत वह जमीन ए की हो जाती है। अब ए बी को पहले बेची जमीन के करारनामे को यह कहकर रद्द कराना चाहता है कि उस जमीन पर उक्त जमीन का मालिक नहीं था। इसमें कौन सा कथन सही है? यह मामला आपका सेक्शन 115 से रिलेटेड है, स्टॉपेल से। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है कि उसे जो है यह तथ्य निर्धारित करने का मौका नहीं मिलेगा कि वह उस जमीन का मालिक नहीं था, अर्थात बाध्य है वो। सेल भी यहाँ सेल प्रिज्यूम का प्रयोग किया गया, मिलेगा मतलब यहाँ पे सेम चीज़ कंडीशन यहाँ भी है कि उसे यह तथ्य निर्धारित करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, और यहाँ भी है कि उसे यह तथ्य निर्धारित करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ बाध्य किया गया, यहाँ बाध्य नहीं, विवेकाधिकार है लेकिन यहाँ बाध्य किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी है, उसे मौका नहीं मिलेगा, वह बाध्य है स्टॉपेल के तहत। एक बार कह दिया तो कह दिया, दोबारा मुकर नहीं सकता। क्वेश्चन 69 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य और उचित है? सत्य और उचित। सभी सिविल कार्यवाहियों में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार के पति या पत्नी सक्षम साक्षी होते हैं, सही है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही में उस व्यक्ति का पति या पत्नी उसकी सक्षम साक्षी होगा या होगी, सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 दीपक पर हथियारों की आपूर्ति कराने के अपराध का आरोप है। वह अपने विधिवक्ता श्वेता के सामने अर्थात अधिवक्ता विधिवक्ता के सामने अपराध स्वीकार कर उसे बचाने के लिए कहता है। इसके अनुसार इसका ऑप्शन नंबर सी, यह बात विशेषाधिकार के अंदर है और इसे प्रकट नहीं किया जाए, अर्थात यह प्रिविलेज में आ जाएगा 121 से 131 के अंतर्गत, और श्वेता जो अधिवक्ता है उनका ये विशेषाधिकार है, को उस बात को प्रकट नहीं कर सकती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से कौन सा सत्य और उचित है? कोई भी व्यक्ति सिर्फ इसलिए साक्षी नहीं हो सकता कि उसे किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए तलब किया गया हो। किसी भी व्यक्ति की परिपरीक्षा तभी हो सकती है जब उसे साक्षी के रूप में बुलाया गया हो। यह सेक्शन 139 का पार्ट है जिसमें कि ए बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें। किसी भी साक्षी की उन पूर्वतन कथनों के बारे में जो उसने लिखित रूप में किए हैं या जो लेखबद्ध किए गए हैं और जो प्रश्नगत बातों की से सुसंगत हैं, प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी। इसका ऑप्शन नंबर सी है, ऐसा लेख उसे दिखाए
या दिखाए बिना। जैसे कि दिखाए का मतलब यहाँ पे स्मृति ताज़ा करना, 159 भी आ जाएगा कि उसको स्मृति ताज़ा कराकर भी उसकी परीक्षा की जा सकती है या बिना स्मृति ताज़ा कराए भी की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73 है, बलात्कार या बलात्कार की कोशिश के अभियोजन की प्रतिपरीक्षा में पीड़िता के साधारण नैतिक आचरण से संबंधित प्रश्नों को पूछना अनुज्ञेय नहीं होगा। यह नियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 146 में किस बार यानी किस साल संशोधन किया गया? 2002 में अमेंडमेंट किया गया था। धारा 146 में सन 2002 में अमेंडमेंट किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 74, फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओम्बिबस का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक बात में झूठा तो सब बात में झूठा। यदि एक तथ्य असत्य है तो पूरा साक्ष्य असत्य है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, पुलिस ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अधीन गिरफ्तारी से पहले ही वसूली को प्रभावित किया। ऐसी वसूली क्या मानी जाएगी? तो अवैध मानी जाएगी, यानी वह स्वीकार नहीं होगी। तात्पर्य इसका यह है कि धारा 27 के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति संस्वीकृति करता है तब उसमें किसी तथ्य का पता चलता है, उस आधार पर कोई चीज़ प्राप्त की जाती है, तब वो साक्ष्य में ग्राह्य मानी जाएगी। लेकिन उसके स्वीकृति करने से पहले, गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने कोई वस्तु बरामद किया है तो वह जो है धारा 27 के अंतर्गत आएगी नहीं। धारा 27 में वैध नहीं होगी, अवैध मानी जाएगी। धारा 76 की बात करें, 76 में कहा गया है कि जब एक या एक से अधिक अपराध संज्ञेय हों और अनेक दूसरे अपराध संज्ञेय न हो तब क्या पुलिस अपराधी को जमानत पर रिहा कर सकती है? ऑप्शन नंबर सी सही है। एक या अधिक अपराध अगर संज्ञेय हैं तब जमानत नहीं दे सकता या दे सकती। इसका ऑप्शन नंबर सी। 77 की बात करें, यदि एक या अधिक अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हो और वह सेशन विचारण के विभाग के तहत आता हो तब वह किस अदालत में विचारणीय होगा? सेशन ट्रायल है तो सेशन ट्रायल में होगा, सेशन विचारण होगा, सेशन ट्रायल होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, क्रमवर्ती और समवर्ती दंडादेश में अंतर क्या है? पूछ रहा है कि अंतर यह है कि ऑप्शन नंबर इसका बी है कि जब दंडादेश साथ साथ पारित होता है तो उसे क्रमवर्ती दंडादेश कहा जाता है, अर्थात एक के बाद एक दंडादेश भुगता जाएगा। जैसे मान लो कोई अपराधी है, वह 3-4 दंड से दंडनीय है, 3-4 अपराध किया है, तो पहले मान लो चोरी किया है तो चोरी के लिए 3 वर्ष, फिर उसके बाद गृह अपराध मतलब अगर गृहभेदन किया है तो उसके लिए एग्जाम्पल के तहत उसके लिए 4 वर्ष। तो इस तरह से मजिस्ट्रेट अगर दंडादेश क्रमवर्ती देता है तो वह कह सकेगा पहले 3 वर्ष का सजा भुगता जाएगा, उसके बाद 4 वर्ष का भुगता जाएगा। एक क्रमवर्ती दंडादेश है। और जब दंडादेश का समय अतिवाहित होता है तब उसे समवर्ती दंडादेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, आपराधिक दंडादेश के लिए समन प्रक्रिया प्रयोग की जाती है। समन प्रक्रिया वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ 2 वर्ष तक की कारावास की बात की गई है, अर्थात 2 वर्ष तक के लिए समन प्रक्रिया अप्लाई की जाती है, 2 वर्ष से ऊपर वारंट प्रक्रिया अप्लाई की जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 80, किसी अपराधी को बरी किया जा सकता है यदि तहकीकात की समय सीमा पर संपूर्ण नहीं होती, अर्थात यहाँ जो समय दिया हुआ है उस पर पूर्ण नहीं होती है, जबकि उसका सर्वोच्च दंडादेश 2 साल का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 90 दिन और 60 दिन 2 टाइम पीरियड दिया गया है। अगर 60 दिन और 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात का तात्पर्य इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण से है, नहीं होता है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अगर मृत्युदंड आजीवन कारावास 10 वर्ष तक का है तो 90 दिन, उससे कम का है तो 60 दिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस प्रावधान के तहत मेंस प्रॉफिट मध्यकालीन आदेश के विरुद्ध रिवीजन माना जाता है?
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल हो रहा है, इसका आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन या तो इसका ऑप्शन बी है या फिर डी है, इसलिए इसको आप क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ दीजिए। आयोग के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि इसका आंसर क्या है, इसलिए इसको हम अभी छोड़ दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई इसका नोटिफिकेशन मिल रहा है तो आप हमें बताएं, नहीं तो हमारे पास अगर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है या कोई इसका आंसर मिल जा रहा है तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें। अपराधी अपने अपराध को मानते हुए किस प्रावधान के तहत जुर्माना डाक द्वारा भेज सकता है? 206 पेटी ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 83, उचित न्यायिक व्यवस्था पर दंड विधि प्रक्रिया में क्या परिवर्तन किया गया? तो सीआरपीसी का जो प्रोविजन है यह न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है, पृथक की व्यवस्था करता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 है, मामला स्थानांतरणीय याचिका पर एक अदालत से दूसरी अदालत में विचार करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया को बाध्यतामूलक बंद रखने की प्रक्रिया का किस दफा के तहत वर्णन करता है? 407। यानी एक उच्च न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय से कोई भी मामला एक अधीनस्थ न्यायालय दूसरे न्यायालय में हस्तांतरित कर सकता है। 407 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 है, असहाय पिता माता को भरण पोषण देने के लिए क्या प्रावधान है? सीआरपीसी अंडर सेक्शन 125। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 86 है, ठीक ठाक विनिर्मित से किए गए एक विनिर्दिष्ट दोषारोपण को क्या कहते हैं? दोषारोपण का मतलब यह है कि अगर उसके ऊपर चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है, आरोप लगा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? आरोप पत्र। चार्ज फ्रेम हो गया आरोप। ऑप्शन नंबर सी। 87 है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। गिरफ्तारी का ज्ञापन, जो गिरफ्तारी का ज्ञापन होता है यह 41A के तहत, उसके बाद जिला आरक्षी निरीक्षक का जो कक्ष है 41C में है। कोई प्राइवेट व्यक्ति अपराधी को कब्जा में ले सकता है अर्थात गिरफ्तार कर सकता है 43 में है। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी 44 में है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 88 है, डॉक्टरी परीक्षक कौन सा विषय अपनी रिपोर्ट में दर्ज नहीं करता? उस व्यक्ति का नाम जिसने अपराधी को लाया है श्योर दर्ज करेगा। अपराधी के शरीर पर से क्षत स्थान के चिन्ह उसको भी दर्ज करेगा। अगर डीएनए की आवश्यकता है तो उसको भी दर्ज करेगा। आरोपी का पहचान चिन्ह, आरोपी का जो पहचान चिन्ह है यहाँ पे क्या है, यहाँ देख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क। ये जरूरी नहीं है कि वह आरोपी का पहचान चिन्ह जो है दर्शित करे। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें। जब कोई अदालत किसी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करती है तो उसे क्या सुनिश्चित करना चाहिए? वह प्रतिभूतियों की संख्या सुनिश्चित कर सकती है, प्रतिभूतियों की बाध्य धनराशि भी सुनिश्चित कर सकती है, तारीख और समय जिस पर अपराधी को अदालत में हाजिर किया जाए उसको भी सुनिश्चित कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन नंबर 89 का। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, किसी कारणवश यदि आरोपी गिरफ्तार न होने के लिए अपने को छुपाता है तो अदालत क्या निर्देश दे सकती है? कुर्की का निर्देश दे सकती है। सीआरपीसी अंडर सेक्शन 82, सीआरपीसी अंडर सेक्शन 82 के अंतर्गत क्या करेगा? कुर्की का आदेश दे सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 91 क्वेश्चन की बात करें। किसी व्यक्ति की आत्महत्या की खबर पाकर एक थाना का OIC अर्थात ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन, इसका फुल फॉर्म है जो थाने का चीफ गेस्ट होता है, जो ऑफिसर इंचार्ज होता है अर्थात जो थाने का थानेदार होता है, वह क्या करेगा? तो वह सीआरपीसी 174 के तहत नज़दीकी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को घटना के बारे में सूचित करेगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, साधारणतया जहां अपराध संगठित हुआ है उसी न्यायालय की अधिकारिता पर आवश्यक पालनीय होता है। क्या यह विवेचन सीआरपीसी की धारा 177 के तहत ग्राह्य है?
ऑप्शन नंबर इसका बी सही है कि आरोपी के आरोपी जहां निवास करता है या जहां उसने एक्ट किया उस पर यह डिपेंड करता है कि वहां न्यायालय का क्षेत्राधिकार है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है आपराधिक औस्प्रेरण मतलब अबेटमेंट दुष्प्रेरण विचार के लिए कौन सी अदालत ही केवल सक्षम है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, अपप्रेरण अर्थात दुष्प्रेरण द्वारा गठित अपराध जिस स्थानीय न्यायालय की परिसीमा में हुआ है, कोई भी अदालत जहां अपप्रेषण का उद्देश्य संगठित हुआ हो, जहां अपराधी को गलत तरीके से छुपाया गया हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 94 जैसा कि यहाँ दिया गया है 94 से 96 में निम्नलिखित विकल्प विषय पर ध्यान देते हुए बताइए कि किस अदालत में अपराध के मामले का विचारण किया जाएगा। क्वेश्चन है 94, एक महिला किसी नाबालिग लड़की को एक वेश्या को पी शहर में बेच देती है, बाद में उसे यम शहर में ले जाया जाता है जहां उसके अपराध का पता चलता है, तो उसका विचारण कहाँ किया जाएगा, पी शहर में या यम शहर में, कहीं भी उसका ट्रायल किया जा सकता है। 94, यक्स वाई को पी शहर में से अपहरण करके उसे यम शहर को ले जाता है और वहां पकड़ा जाता है, इसका विचारण या तो पी शहर में किया जाएगा या यम शहर में, कहीं भी किया जा सकता है, दोनों में से। कह रहे हैं कि 96 नंबर बाइगेमी द्विविवाह अपराध के लिए क्या मतलब तात्पर्य कि द्विविवाह का अपराध अगर किया जाता है तो उसका ट्रायल कहाँ किया जाएगा, जहां अपराध संगठित हुआ वहां किया जाएगा, सही है। केवल उस स्थान पर जहां अपराधी अपनी प्रथम पत्नी के साथ अंतिम बार निवास किया, सही है, दोनों सही है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97 है, जहां दो या अधिक अदालत ने एक ही अपराध को संज्ञेय माना हो, तब इन मामलों में कौन सी अदालत अपराध का विचार करेगी। अगर एक ही मामले में अगर दो अदालत हैं एक ही मामले में संज्ञेय मामले को मानकर विचार करती हैं, तब वहाँ पे जो डिसीजन दिया जाएगा, यदि दोनों अदालत एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं तब उच्च न्यायालय के द्वारा उसका डायरेक्शन किया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है, यदि दोनों अदालत एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है तब जहाँ पर अपराध पहले संगठित हुआ है उसकी स्थानीय अधिकारिता में उसके द्वारा विचारण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 89 है, स्वतंत्र अधिकार रखते हुए कोई मजिस्ट्रेट कब अपराध की संज्ञेय पर सूचना मिलते ही कार्य कर सकता है, जब आरक्षी अफसर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से सूचना प्राप्त हो, खुद के प्रत्याख्यान पर, उसके बाद ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, निम्नलिखित किस परिस्थिति में एक सेशन अदालत प्रारंभिक अधिकारिता होते हुए आपराधिक मामला में आधिकारिक या लोक सेवक के विरुद्ध संज्ञान नहीं ले सकता। कोई भी अपप्रेरण का मामला था, दुष्प्रेरण का मामला है, किसी अपराध को संगठित करने के लिए प्रयास, कोई अपराध जो षड्यंत्र के तहत हुआ है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि अगर लोक सेवक है तो उसके द्वारा अगर कोई कार्रवाई की जाती है उसके ऊपर, तो सबसे पहले अगर केंद्र सरकार है या राज्य सरकार, तो उसकी अनुमति के बिना लोक सेवक के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है कि किसी अपराध को संगठित करने के लिए प्रयास, वैसे सभी किसी अपराध करने के लिए संगठित होना अपराध नहीं है, लेकिन आप अगर देखेंगे 399 डकैती, तो डकैती के लिए तैयारी करना भी दंडनीय है। उधर भारत सरकार या भारत सरकार के विरुद्ध शांतिपूर्ण समझौता रखने वाले देशों के साथ भी अगर इस तरह का कोई व्यवहार किया जाता है, तैयारी की जाती है या प्रयास किया जाता है, वह भी जो है दंडनीय है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है कि अगर लोक सेवक है तो बिना सरकार के आदेश के उसके विचारण, उसका कोई भी संज्ञान उसके अपराध का नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100 है, एक व्यक्ति जो अपराध से व्यथित हो शिकायत कर सकता है, इस नियम का अपवाद क्या है। ऑप्शन नंबर बी है, व्यक्ति जड़ या पागल है। अगर कोई व्यक्ति पागल, इडियट है, जड़ है,
अर्थात मूर्ख है तो वह इसका अपवाद है, अर्थात वह अपने ऊपर किए गए अत्याचार को नहीं समझ सकता, इसलिए उसको अपवाद के अंतर्गत रखा गया है। फ्रेंड्स, हमने आपको अपने पहले पार्ट में 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन कराए, सेकंड पार्ट में 50 से 100 कराए। इस तरह से हमने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए। फ्रेंड्स, आप अपने क्वेश्चन सेट को मिलाकर हमको बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ताकि उस हिसाब से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जारी किया जा सके और ये आंकड़ा निकाला जा सके कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम जीएस के पेपर पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।